हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड। मेरा नाम है हितेश और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले हम ह्यूमन बींग्स को अपना लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको ये पता होना चाहिए। फूड, वाटर एंड एयर। अब फूड एंड वाटर को हम अपनी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? माउथ, फेरिनिक्स, इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अब दो चीजें इसके अंदर और होती हैं, लीवर एंड अपेंडिक्स। क्योंकि लीवर एंड अपेंडिक्स हमारा इम्यून सिस्टम का भी काम करता है, इसलिए मैंने उसको ग्रीन से लिखा है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा। सलाइवा क्या है? एक वाटरी लिक्विड है जो हेल्प करता है फूड को ल्यूब्रिकेट करने में, ताकि जब वो फूड पाइप से एंटर हो तो उस वहां पे वो स्टिक ना हो और वहां पे वो अटके ना। अब यही करता है, एक्टिवेट कर देता है टेस्ट बर्ड्स को। इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, एंजाइम, म्यूकस, एंटीमाइक्रोब, वाटर एंड मिनरल सोल्ट। एंजाइम्स क्या करते हैं? उसको तोड़ने का काम करते हैं फूड को। और म्यूकस एंड एंटीमाइक्रोब्स क्या हैं? जो हमारा ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई अदर इन्वेडर्स होते हैं तो उसको हेल्प करता है किल करने के लिए और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। एंड इसका जो पीएच होता है वो 7 to 8 रहता है। अब इसके बाद आता है टंग, जो हमारी टेस्ट के लिए होती है, स्पीच के लिए होती है, और सोलो फूड। अब सोलो फूड करना मतलब अगर हमने कुछ खाया है उसको अंदर फूड पाइप तक लेकर जाना है, तो उसका काम कौन करता है? एनगल्फ करने का टंग करता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास टीथ। टीथ किस लिए होते हैं? च्यूइंग एंड चर्निंग के लिए। अब हमने जो खाना खाया है उसको तोड़ना भी पड़ेगा, तो वो काम कौन करता है? टीथ हमारा। इसके बाद आता है फेरिनिक्स, जो प्रोवाइड करता है पाथ फॉर एयर फूड। और यही क्या करता है? कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंड पाइप या फूड पाइप। अब एयर कहां जाएगी और फूड कहां जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? फेरिनिक्स। अब इसोफेगस आता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3 सेंटीमीटर इसका डाया है। इसोफेगस क्या करता है? कनेक्ट करता है माउथ विथ स्टमक फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा माउथ है, माउथ से हमने स्टमक में जाना है, और वो किसकी वजह से होता है? इसोफेगस, जो हमारी ट्यूब है, फूड पाइप है, उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे हमने जो खाना था वो हमने चबाया है और उसके अंदर सलाइवा मिला है, तो इस मिक्सचर को अब क्या कहते हैं? हम बोलस बोलते हैं, जो सेमी सॉलिड की फॉर्म में होता है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक क्या है? एक मस्कुलर बैग है जो हेल्प करता है चर्निंग ऑफ दिस बोलस या फूड अंटिल इट लिक्विफाइड। मतलब जब हमारे स्टमक में खाना आएगा और जब वो एक पानी की फॉर्म में हो जाएगा, वो उसको तभी अलाउ करेगा कि स्टमक से बाहर निकले। और ये हेल्प क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर मिक्सिंग एंड ब्रेकडाउन। अभी मस्कुलर बैग क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है ताकि फूड अच्छे से मिक्स हो और वो अच्छे से ग्राइंड हो पाए, और ये एक तरह से मिक्सी की तरह काम करता है। ये स्टमक ही है, क्या है वो? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे हमारा जो फूड है वो कुछ देर तक पड़ा होता है, इसलिए हमने उसको बोला है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। अब जब फूड आया स्टमक में तो उसकी मिक्सिंग करनी होगी, और फूड स्टमक में मिक्स कैसे होता है? HCl के थ्रू। एच जो प्रोड्यूस होता है हमारा स्टमक में, हेल्प करता है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग में। अब जो HCl है वो इतना टॉक्सिक होता है कि अगर हम अपने हाथ पे भी डाल लें तो वो जल जाता है। बट हमारा जो स्टमक है उसके अंदर एक स्पेशल लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो हेल्प करती है उसको हार्म ना हो स्टमक को। और इसका जो पीएच होता है 1.5 से 3.5 होता है। अब जब यहां से हमारे स्टमक से खाना बाहर निकलता है तो उसके अंदर फूड होता है, HCl एंड एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम। और ये क्या होता है? लिक्विफाइड होता है। पर ये अभी भी इतना बारीक नहीं है, अभी भी आइंस में नहीं टूटा कि वो हमारे ब्लड में सीधा एब्जॉर्ब हो पाए। अब आपने अगर ब्लड को देखा होगा तो वो एकदम पानी जैसा लगता है, बट उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। अगर आपने आटा देखा होगा, पिसा हुआ आटा, उसका अगर एक दाना भी लेना, उसके एक दाने को भी 1000 गुना तोड़ना पड़ता है ताकि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो। और ये काम कौन करता है? बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। अब ये देखते हैं ये कहां पे होते हैं। गॉल ब्लैडर,
उसमें क्या होता है, स्टोर होता है बाइल जूस, जो जनरेट कौन करता है, लीवर करता है। और ये 30 to 50 ml इसके अंदर गोल ब्लैडर में स्टोरेज होती है। इंजेक्ट करता है बाइल जूस इन डियोडेनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और यही हेल्प करता है ब्रेक डाउन के लिए। बाइल कंटेंट्स क्या है, वाटर, मिनरल सॉल्ट, मेटल्स, एंजाइम्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी कहां पे हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजेक्ट हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को फ्लूइडिटी, एंड उसको क्या प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। और बिलीरुबिन क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है फूड को। इलेक्ट्रोलाइट इनकी हेल्प करते हैं तोड़ने में। अब पेनक्रियाज है, वो जनरेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन क्या है, हॉर्मोन्स हैं जो हेल्प करते हैं फूड की स्टोरेज की और फूड को तोड़ के दोबारा से ब्लड में इंजेक्ट करने की। अब ये कहाँ इंजेक्ट होता है, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है ये हमारा डियोडेनम में होता है और हेल्प करता है डाइजेशन में बाय ब्रेकिंग द काइम। अब कंटेन करके रखता है ये मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइकार्बोनेट, जो इसको एल्कलाइन बना देती है। इसका पीएच होता है 7.5 से 8.5। अब जो हमारा स्टमक से जो काइम आया वो इतना टॉक्सिक है, इतना क्रॉसिव है, क्योंकि इसका पीएच होता है 1.5 3.5। अगर ये हमारा डायरेक्टली ब्लड में जाएगा तो हमारे ब्लड वेसल्स को हार्म होगा, और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमारे ये जूसेस होते हैं ये इसके अंदर एडअप होते हैं, और इनका जो पीएच होता है 7.5 से 8.5, और उसको वो नॉर्मलाइज कर देती है। अब पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। अब जो फूड होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उसको फर्दर तोड़ता है यही बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, उसको वो आयन की फॉर्म में बना देता है। अब ये देखते हैं, हेल्प करते हैं इन डाइजेशन एंड न्यूट्रलाइज द काइम, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। अब ये देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। प्रोटीन है जो अमीनो एसिड में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, फैट टूटेगा फैटी एसिड में विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में बाय अमाइलेज एंड बिलीरुबिन में। और यही जो ग्लूकोज है यही हमें एनर्जी देता है और सिंपलर शुगर होती है। ये जो ग्लूकोज होता है यही हमारा कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ब्लड स्ट्रीम में। अब ये कहां पे होती है, ये हमारी होती है ड्यूडेनम में, और ये कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन्स का पार्ट देख लेते हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, मेन केमिकल डाइजेशन होता है। मेन केमिकल डाइजेशन क्यों बोला गया है, जो हमारा फूड है उसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स में तोड़ता है, या कह लो आयंस में तोड़ता है, ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, हमारे ब्लड में जा पाए। अब यही होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर किस लिए, ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, और हमारा बॉडी किससे बनी है, पानी से ही बनी है आधी से ज्यादा। और यहीं पे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होते हैं। न्यूट्रिएंट में 5 कंटेंट होते हैं हमारे, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वो हमारा सेल रीजनरेशन में यूज होते हैं। अब कुछ सेल्स हैं तो वो कुछ टाइम बाद मरेंगे भी, और उसको दोबारा से उनकी प्लेस लेनी होगी किसी और सेल्स को, उनको भी बनाना पड़ेगा, तो उसको ही कहते हैं रीजनरेशन। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी के लिए यूज होता है, बॉडी में पहुंचाने के लिए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो 6 मीटर लॉन्ग है, और 2.5 इसका क्या है, डाया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर डिवाइड करते हैं डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम में, जहां पे डियोडेनम 30 सेंटीमीटर का होता है, और मेन जो हमारी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की, यहीं पे हो जाती है। जियोजेनम जो 2.5 मीटर का है, और इलियम जो है वो 3 मीटर का है। ये फर्दर दिए होते हैं कि बाय चांस कुछ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रह गए हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो। बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज आती है, विली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, हेयर लाइक होते हैं ये। अब ये क्या करती है, उसको लार्ज सरफेस एरिया दे देती है ट्यूब्स को, और काइम जब उसके अंदर से फ्लो करता है तो कुछ भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वाटर कंटेंट होता है, ये विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और होती है, हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन। यार हमने खाना अगर सही खाया है, अच्छा खाया है या बैड खाया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिन भी आ जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसको रेगुलेट कौन करता है, लीवर। अब इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में खाना। अब लार्ज इंटेस्टाइन में 1.5 मीटर की ये लॉन्ग है और 4.5 इसका 4.2 इसका डाया है। अब यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्दर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल सॉल्ट्स। अब क्या होता है, कुछ वाटर की क्वांटिटी रह जाती है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाते हैं, उस वे प्रोडक्ट से वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसको बाय प्रोडक्ट अब छोड़ना पड़ेगा। हमारा वो वेस्ट है एक तरह से। अब वो वेस्ट क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन फोर्सफुली रेक्टम में डाल देगा। अब जब वो रेक्टम में डालेगा, अब रेक्टम क्या है, स्टोर स्टूल्स। अब ये क्या करता है, एक कैविटी है जहां पे स्टोर होता है, ताकि वो क्या करे, एक पर्टिकुलर लेवल तक वो स्टोर कर पाए, और जैसे ही वहां स्टोर होता है ब्रेन को सिग्नल भेजेगा रेक्टम के भाई मैं फुल हो गया हूं, और एनएस की ओपनिंग के थ्रू इसको एलिमिनेट कर दो और इसको बाहर भेज दो मेरी बॉडी से। अब इसके बाद आता है हमारे पास अपेंडिक्स एंड लीवर, जो मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम का भी काम करता है। अब अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखें तो ये चीजें फाउंड नहीं हुई अपेंडिक्स, बट एक्यूप्रेशर में बताया गया है ये है हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और इसके अंदर रिसर्चेस अभी होनी बाकी है, और मैंने कुछ इसके अंदर चीजें ढूंढ ली हैं। अपेंडिक्स क्या है, स्टोर करके रखता है हाई अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, और यही क्या करता है, फंक्शन करता है एज लिम्फोइड ऑर्गन, जो कंटेन करके रखता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स, टी सेल्स, जो फर्दर हेल्प करता है मैच्योरिंग बी सेल्स। अब मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में बताया था जो टी सेल्स हैं वो टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक होते हैं इसके अंदर सेल्स, जो क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हमारा वायरस कितना टॉक्सिन से मर रहा है, और जब वो मर जाते हैं तो ये इसको इंडिकेशन भेजते हैं बोन मैरो को कि भाई बी सेल्स इतने टाइप के, बी सेल्स जो इम्यूनिटी बनेगी वो इतनी बनेगी और उसको ऐसे बनाना है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अप टू सर्टेन लिमिट एंड इन्फेक्शन आइदर बाय वायरस, पैथोजन एंड बैक्टीरिया। और अपेंडिक्स जो है वो कुछ हद तक अपने अंदर जो इन्फेक्शन है वो एब्जॉर्ब करके रखता है। उसकी जो लेंथ है वो 8 to 10 सेंटीमीटर है और इसका डाया है 1.3 इसका डाया है। अब ये हेल्प करता है प्रोड्यूस आईजीए विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन म्यूकोसल इम्यूनिटी। अब क्या होता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी को ये ट्रिगर कर देता है। अब क्या कहता है कि इन्फेक्शन लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है और अगर अब कुछ नहीं किया तो हमारी बॉडी क्या है, खत्म हो जाएगी, मर भी सकती है। तो इसलिए क्या होता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी जो सेकंड इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब क्या होता है, जनरली ये पाया गया है जो फॉर्मेशन ऑफ अपेंडिक्स है एट 5th फीटल वीक। जो 5th फीटल वीक क्या होता है पहले ये समझते हैं। जो मदर है उसके वॉम में जब बच्चा होता है 5वें महीने में ही, 5वें वीक में ही वो क्या होता है, ये डेवलप हो जाती है। और जब वो चाइल्ड होता है तो इसमें लॉन्गर होती है, जब एडल्ट होता है वो शॉर्टर हो जाती है। अब जर्नली जो बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए तब उसमें लॉन्गर होती है, बट जैसे ही वो बड़े होते हैं उसमें इम्यूनिटी बन जाती है और वो शॉर्टर हो जाते हैं। अब जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है ये फर्दर बहुत सारे सिस्टम से जुड़ी हुई होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लीवर। लीवर को बोला गया है फैक्ट्री ऑफ बॉडी। अब इसको फैक्ट्री ऑफ बॉडी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये 500 से भी ज्यादा फंक्शंस करता है और रेगुलेट एंड चेक ऑल सिस्टम, और उनको रेगुलेट भी करता है और चेक भी करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यही करता है वर्क इन डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एसेट्रा। अब मैंने यही वाले सिस्टम लिखे हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस में भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या आता है, ये पावर हाउस है ऑफ बॉडी एज इट स्टोर ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड रेगुलेटेड।
अब पावर हाउस इसलिए बोला है, ये न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करके रखता है, जो मेन ग्लूकोज और फैट है वो भी एब्जॉर्ब करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। अब इसके अंदर विटामिन देखते हैं। विटामिन जो है मेंटेन हेल्दी, विटामिन ए मेंटेन्स हेल्दी स्किन, यूरिनरी ट्रैक, लंग्स, इंटेस्टाइन। विटामिन सी है जो मेंटेन करता है टीथ, गम, बोन, हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। जो आयरन एब्जॉर्प्शन है ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम लंग्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। विटामिन B12 मेंटेन द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रेड ब्लड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। और उसके बाद आता है विटामिन ई जो प्रोटेक्ट करता है विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हेल्प करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल। जब मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आयंस के फॉर्म में टूटेंगे तो उसमें कुछ हार्मफुल आयंस भी होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में ढंग से एक्टिवेट ना हो इसलिए ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बाद आता है विटामिन के जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग में और प्रोटेक्ट करता है बोन्स को। अब लीवर का डाइजेशन में क्या रोल आता है ये देखते हैं। अब डाइजेशन में क्या रोल है, प्रोड्यूस बाइल जूस फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। मैंने आपको बताया था जो बाइल जूस है ये कौन जनरेट करता है, लीवर जनरेट करता है और गोल ब्लैडर को इंडिकेशन भेजता है खाना आ गया है और इसको इंजेक्ट करो और उसके अंदर उसको तोड़ो और एब्जॉर्ब कर लो सारे न्यूट्रिएंट। स्टोर करता है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फैट फॉर अ फ्यूचर यूज। अब जब हमने खाना खाया तब तो हमारे लिए ठीक है एनर्जी मिल गई, बट जब हमारे लिए खाना अवेलेबल नहीं है तो ये कुछ क्वांटिटी में स्टोर करके रख देता है और इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की वजह से ही जब जरूरत होती है वो उनको हमारी बॉडी को तब देता है ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करके। अब यही स्टोर करके रखता है तो इसको ही परमानेंट स्टोरेज हाउस बोला हुआ है हमारे लीवर को। अब यही क्या करता है, मेंटेन मेटाबॉलिज्म फॉर गुड डाइजेशन। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर हमारा खाना ढंग से टूटता है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है और वो ढंग से उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं और डाइजेशन गुड होता है। अब मेटाबॉलिज्म खराब होना मतलब हमारे जो फूड है वो ढंग से आयंस में नहीं टूट रहा, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसलिए हमारा बैड क्या है, डाइजेशन है। अब इसके बाद आता है रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस इन्फेक्शन एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब कुछ हमारे खाने में टॉक्सिसिटी होती है उसको भी क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आगे भेजेगा और कुछ इन्फेक्शन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको मेंटेन भी करता है। वो काम कौन करता है, लीवर। उसके बाद आता है जनरेट हीट एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शंस। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन अटैक करता है तो हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा थिक हो जाता है। अब वो थिक होने की वजह से ढंग से हमारे वेन्स में फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या कर देता है, ब्लड को थोड़ा हीट अप कर देता है जिससे बॉडी थोड़ी हीट अप हो जाती है और वो इजीली फ्लो कर जाता है, क्योंकि टॉक्सिक ब्लड गाढ़ा है और गाढ़ा को कम करने के लिए उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे और वो स्लाइटली अपना मूव हो जाएगा। चलिए गाइस, अब ये देख लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइनली कैसे वर्क करता है। जैसे अगर हमारा फूड हम जैसे ही देखते हैं तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड उसी टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा डाइजेशन का सिस्टम उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है और उसको वो तोड़ने की प्लानिंग उसी टाइम कर लेता है। अब जैसे ही हम फूड खाते हैं सलाइवा और टीथ की वजह से हम उसको ग्राइंड कर पाते हैं और वो कहाँ, हम स्टमक में डाल देते हैं वाया इसोफेगस के थ्रू। अब जैसे ही वो स्टमक में जाता है तो वहां पे क्या होता है, HCl होता है जिसकी मदद से स्टमक उसको चर्न करता है और लिक्विफाइड करता है और लिक्विफाइड होते ही वो क्या कर देता है, हमारा डियोडेनम में छोड़ देता है, जहां पे डियोडेनम में पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको आयंस में तोड़ देते हैं, जहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में पूरा एब्जॉर्ब हो गए न्यूट्रिएंट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, जहां पे फर्दर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन होगी और वो एब्जॉर्ब होके उसको बाहर एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट को वाया रेक्टम एंड एनस के थ्रू। अब ये तो हमारी हो गई नॉर्मल कंडीशंस में इसका वर्क। अब क्या होता है, अगर
हमारा वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो कहां से करेगा, जनरली माउथ से करेगा या नोज से करेगा। अब वो जैसे ही एंटर करेगा तो हमारा एक सिस्टम है, गॉड ने इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि जब वो हमारे बॉडी में ही एंटर करेगा, सलाइवा और हमारे जो टॉन्सिल के ग्लैंड्स होते हैं और एडोनॉइड्स होते हैं, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि वायरस आया है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वन एक्टिवेट हो जाता है, जो है इम्यून सिस्टम। अब जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो उसको ये वायरस को एलिमिनेट करने की तैयारी स्टार्ट कर देगा। पर क्या होता है, अगर माउथ में किसी भी सेल में जाके वायरस हमारा अटैच हो गया तो क्या करेगा, वो वहीं से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब जब वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो हमारे लैरिंक्स को भी क्या करेगा, वो फूड के जरिए हार्म कर देगा। अब अगर फूड के थ्रू हमारे स्टमक में गया है तो क्या होगा, स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है वो इतना टॉक्सिक होता है कि वहां पे जो वायरस है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। पर अगर मान लो ये वायरस यहाँ ही पे म्यूटेट कर रहा है, आप ये माने कि कहते हैं ये पीछे का हमारा माउथ है और यहां से वो वायरस म्यूटेट कर रहा है। अब वो म्यूटेट करेगा, वो साथ के सेल्स को तो इन्फेक्ट करेगा और यहां से भी बाहर निकलेगा और पीछे भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और अगर हमने पानी पिया तो क्या होगा, जो ये वायरस जो बाहर निकल रहे हैं उसके साथ हमारे स्टमक में जाएगा और स्टमक तो लिक्विड को होल्ड करता ही नहीं है, जैसे ही वो लिक्विड होता है उसको वो आगे पास कर देता है ड्यूडेनम में। अब वो जैसे ही ड्यूडेनम में जाएगा तो क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट कर देगा और लीवर्स के पास एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाएगा, जो फर्दर पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। अब वो जैसे ही इतना इन्फेक्ट कर चुका होगा कि 6 मीटर लॉन्ग जो इन्फेक्शन हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन है वहां से भी निकल के अपेंडिक्स के पास जाएगा, तो अपेंडिक्स क्या करेगा, अलार्म बजा देगा। जो हमारा एक इंस्पेक्शन ऑफिसर है, हमने इसको नाम दिया है इम्यून सिस्टम का इंस्पेक्शन ऑफिसर है, जो म्यूकोसल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा। अब म्यूकोसल इम्यूनिटी 2 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, जो म्यूकोसल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगी और म्यूकस बनाना स्टार्ट कर देगी। अब म्यूकस वो कहां बनेगा, हमारे पूरे माउथ में बनेगा, स्टमक में बनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या करेगी, उस वायरस को पकड़ लेगी और उसको फर्दर रेप्लिकेट करना नहीं देगी, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम मिल जाएगा कि वो फर्दर अपनी इम्यूनिटी बना ले, अपने सेल्स बना ले, एंटीबॉडीज बना ले। अब जो हमारा लीवर का काम आता है, जो हम पावर हाउस और रेगुलेटर भी कहते हैं, ये पीछे क्या काम करता है अब ये देखते हैं। जब हमारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं चीजें और इन्फेक्ट करके हमारा अपेंडिक्स में पहुंचती है, तो अपेंडिक्स अलार्म बजाता है और वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है। अब जब वो स्वेलअप होता है तभी हमें क्या होती है, स्टमक में लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रही है कोरोना वायरस में, और यही क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इन्फेक्शन कर लेता है। और क्या होता है, जैसे अल्कोहल्स, ड्रग्स, वायरस, बैक्टीरियल रेजिड्यूज, टॉक्सिक मेटल, आर्सेनिक एंड हमारा लेड हो गया, और भी कुछ मेटल्स टॉक्सिक होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करता है। और जब वो एब्जॉर्ब करता है वो थोड़ा थिक हो जाता है। अब जब वो थिक होकर लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको रेगुलेट करता है। यहां पे क्या था, थिक ब्लड था और टॉक्सिक था, बट लीवर उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा, उसको लेस टॉक्सिकेटेड बनाएगा वाया हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, जो उसके पास स्प्लीन से आएगी, जहां पे हमारी स्प्लीन इसको एंटीबॉडीज देगी, उसको कहते हैं हम पोर्टल वेन। और यहीं से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से लीवर तक हमारी वेसल जाती है, जिसके अंदर टॉक्सिकेटेड ब्लड होता है। अब जैसे ही लीवर पे क्या रेगुलेट करेगा और उसको वो हार्ट में पूरी बॉडी में छोड़ देगा। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड होगा वो लेस टॉक्सिकेटेड होगा और डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब जब लीवर से वो निकलेगा तो वो हेप्टिक वेन्स के थ्रू निकलेगा, और जब वो हार्ट में एंटर होगा तो वीना कावा के थ्रू। अब जब लीवर ये चीजें कर रहा होगा रेगुलेट, उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ऑक्सीजन कहां से आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जो हार्ट से लेगा वाया अरोटा। और जब वो आर्टरी लीवर में जाएगी तो उसको कहेंगे हम हेप्टिक आर्टरी। और
यही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर ये पानी से जो हमारा वायरस हमें इन्फेक्ट करता है वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी है, जो पानी के थ्रू वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। अब कुछ कुछ लोग ये मानेंगे नहीं, क्योंकि हम न्यूज में तो यही सुन रहे हैं ना कि स्टमक में अगर वायरस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। बट लिक्विड हमारा स्टमक में रुकता ही नहीं है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए क्या होगा, वो वायरस भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा, नॉर्मल कंडीशन में भी और इन्फेक्टेड कंडीशन में भी। अब जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है हम वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे।